आगरा पुलिस ने 24 मार्च 2026 की शाम को एक वायरलेस पर सूचना दी। सूचना कुछ इस तरह से होती है। प्रिया नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, कक्षा 1 में वो पढ़ती है, अचानक से घर से लापता हो गई है, गायब हो गई है। उसके अपहरण की आशंका है। जितने भी वाहन शहर में जा रहे हैं या शहर से बाहर निकल रहे हैं, हर वाहन की चेकिंग शुरू कर दी जाए। जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हर एक वाहन की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। बाहर से आने वाले लोग या इस शहर से बाहर जाने वाले लोग फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि क्या बात है, इतना पुलिस अलर्ट मोड में क्यों है। तभी वो कहते हैं कि एक बच्ची का अपहरण हो गया है और उसके अपहरण के बाद ही पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हो गई है। इसी बीच में पूरी रात हो जाती है, उस लड़की को तलाश करते रहते हैं। लड़की की कहीं भी उसका आता पता नहीं चलता है। अगला दिन निकलता है। पुलिस की 4 टीमें तैयार की जाती हैं और 4 टीमों ने उस इलाके में जहां से वो लड़की गायब हुई थी, उस इलाके के हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे थे, देख रहे थे, तभी पता चलता है कि एक चौक है। चौक पर वो लड़की आखिरी बार देखी जाती है और वहीं से अचानक से गायब हो जाती है। तभी बड़े अधिकारियों को ये सूचना दी जाती है कि साहब, लड़की चौक पर दिखाई देती है लेकिन यहाँ से बाहर निकलती हुई कहीं नहीं दिखाई देती। इसका मतलब यह है कि लड़की यहीं कहीं आसपास में है। हमें यहाँ के आसपास के घरों की अगर तलाशी लें तो शायद कोई राहत मिल सकती है। तभी उस लड़की के पिता से बातचीत की जाती है, जो कि जूतों का कारोबारी होता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारी यहाँ मोहल्ले में किसी से कोई दुश्मनी हो या किसी से कभी कोई बात खराब हुई हो तो आप उसके लिस्ट दीजिए, नाम दीजिए, या फिर आपको किसी पर शक है तो हम उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देंगे। ऐसी तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है और करीब करीब 50 घरों की तलाशी पूरी हो जाती है, लेकिन लड़की का कहीं भी कोई अता पता चल नहीं रहा था। इसी बीच में पुलिस वालों को ये सूचना मिलती है कि इस कारोबारी के 2 घर हैं। एक घर में ये खुद रहता है और सामने वाला जो घर है जिसमें फैक्ट्री भी है और गोदाम भी है, साथ ही ऊपर एक कमरा बना हुआ है। आपको उस घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस ने उस मालिक से पूछा कि हम तुम्हारे उस घर की भी तलाशी लेना चाहते हैं। जब उसके सामने वाले घर की तलाशी ली जाती है तो दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलने के बाद हर एक सामान को बारीकी से देखा जाता है। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है एक बोरी पर, और जब बोरी को हटाया जाता है तो बोरी के अंदर एक कुछ कंबल वगैरह था और कंबल में लिपटी हुई एक जैसे आटे का ड्रम होता है, छोटा सा हिस्सा। उस आटे के ड्रम को जब बाहर निकाला जाता है तो पुलिस ये देखकर सन्न रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि एक लड़की जो इसे तलाश कर रहे थे वो लड़की उस आटे वाले ड्रम के अंदर पैक थी और उसके शरीर के 2 हिस्से हो चुके थे। हालांकि जो गर्दन थी वो धड़ से खाल से चिपकी हुई थी और उसके शरीर पर एक के बाद एक कई शायद धारदार हथियारों से वार किए गए थे। इतनी सूचना थी। जब ये सूचना फैलती है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में खबर फैल जाती है। उसके बाद फिर ये कातिल कौन है, इस कातिल की तलाश में पुलिस जुट जाती है। पुलिस को थोड़ा सा वक्त लगता है, कातिल को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कातिल जिस रूप में मिलता है सभी लोगों ने उसकी वाहवाही की थी कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है और कातिल ने कत्ल क्यों किया था, इसके पीछे की वजह इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में ही एक थाना लगता है जिसका नाम है ताजगंज, और ताजगंज के अंतर्गत आने वाला एक इलाका है सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर एरिया को बिलोंग करने वाली एक चौकी है, इसका नाम है गोबर चौकी। गोबर चौकी क्षेत्र में रहने वाला एक जूता कारोबारी अपनी बीवी से यानी कि अपनी पत्नी से पूछता है कि आज जो छोटी वाली बेटी प्रिया है वो दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, मेरी उस पर नज़र नहीं गई। माँ जैसी बात सुनती है, माँ कहती है कि वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गई होगी। तुम्हारी आंखों के सामने से अगर बेटी थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाए, तुम्हें तो इतनी बेचैनी हो जाती है, ना जाने क्या हो जाता है। जैसे ये बात कही जाती है तभी पिता को, क्योंकि बेटी को काफ़ी देर से देखा नहीं था, तुरंत ही ट्यूशन टीचर को फ़ोन किया जाता है। मैम से पूछा जाता है, मैम क्या प्रिया ट्यूशन पढ़ने के लिए आई है? आई है तो जल्दी से घर भेज दो, हम उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैम के पास फ़ोन पहुंचता है, मैम खुद कहती है कि आज तो तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई नहीं है और मैं खुद उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही जूता कारोबारी को ये बात पता चलती है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का कहीं अता पता नहीं है और तुम्हें उसकी कोई खैर खबर भी नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। इसी बीच में उस लड़की को आसपास के जितने भी बच्चों के साथ वो खेलती है, उन बच्चों के घर पे जाया जाता है। उन बच्चों से पूछा जाता है, बेटा क्या तुमने प्रिया को देखा है? सभी बच्चे मना कर देते हैं कि हमने उसे दोपहर में तो देखा था, उसके बाद नहीं देखा। आसपास के घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जाता है और वहाँ से पता चलता है कि दोपहर 2 बजे तक तो वो दिखाई देती है और 2 बजे के बाद वो एक दुकान पर भी जाती है, लेकिन उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ गलियों में कुछ कैमरे लगे हुए हैं। इन गलियों के लगे हुए कैमरे को जब देखा जाता है तो कैमरे से वो बाहर तो नहीं जाती है, लेकिन वो गई है तो कहाँ गई है
घर वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये तारीख थी 24 मार्च 2026 की शाम का वक्त हो चला था। परिवार के लोग सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बताते हैं कि उनकी बेटी है 8 साल की, वो गायब हो गई है, उसके ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद 4 टीमों का गठन किया जाता है और साथ ही पूरे शहर में वायरलेस कर दिया जाता है और सूचना दी जाती है कि जो भी वाहन है हर वाहन की चेकिंग होगी। एक बच्ची का अपहरण हो गया है, कौन है कौन नहीं है और लड़की कहाँ गायब हुई है, हमें उसको तलाश करना है हर हाल में। पूरे शहर की पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है, लेकिन हर वाहन को तलाश करने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती। पुलिस की टीम यहाँ मोहल्ले में आती है। मोहल्ले में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो वहां से पता चलता है कि वो लड़की दोपहर तक तो थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक से कहाँ गायब हुई है। अब उसके बाद उस इलाके के जितने भी घर होते हैं हर घर की तलाशी ली जाती है। करीब करीब 50 घरों की तलाशी लेने के बाद इसी बीच में किसी से खबर लगती है कि कारोबारी के 2 मकान हैं। एक मकान वो खुद रहता है अपनी पत्नी के साथ, 2 बेटियों के साथ, साथ ही एक मकान सामने है। सामने वाला जो मकान है उसमें फैक्ट्री है नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में उसका एक किराएदार रहता है। किराएदार के बारे में जब पूछा जाता है, अभी तक तो किराएदार साथ में घूम रहा था, लेकिन किराएदार अचानक से गायब हो जाता है। उसी के बारे में जब बातचीत की जाती है कि वो किराएदार कौन है, तो उस किराएदार का नाम होता है गरीब दास। गरीब दास अपनी पत्नी भगवान देई के साथ इसी मकान में रह रहा था, लेकिन वो घर पर मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब इसकी हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया है तो पता चलता है कि गरीब दास के पास एक मकान था, लेकिन लॉकडाउन के समय में वो मकान 25 लाख रुपए का बेच दिया जाता है। इसी इलाके में रहता था। उसके बाद वो किराए पर रहना शुरू कर देता है। 4 उसको लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सुनील होता है, दूसरे का नाम राकेश होता है, एक का नाम मुन्ना होता है और चौथे बेटे का नाम चंद्रभान होता है। चारों बेटे जब मकान बिक जाता है तो वो अपने अपने हिसाब से इधर उधर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो गरीब दास होता है, गरीब दास कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में, एक बार वो जूता कारोबारी के संपर्क में आता है और जूता कारोबारी कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे से यहाँ रह सकते हो। उसे अपने यहाँ किराए पर दे दिया। किराए पर जब दिया जाता है तो अब उसके बाद यहाँ वो घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में उस घर का दरवाजा जब खुलवाया जाता है, जब दरवाजा खोला जाता है तो घर के हर एक हिस्से को देखा जाता है। वहां पर ड्रम मिलता है जिसमें क्या आटा भरा जाता है। ड्रम के अंदर उस लड़की की लाश रखी हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा भयानक रूप में। उस लड़की की लाश को उस छोटे से ड्रम के अंदर ठूंस के रखा जाता है। जब उस लड़की को बाहर निकाला जाता है तो उसकी गला का जो हिस्सा था काफी मात्रा में कट चुका था, यानी कि खाल से वो जुड़ा हुआ था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, चाहे हाथ हो या पैर हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से एक नहीं कई वार किए गए हैं। जैसे कि उसको जान से मारने की नीयत से ही ये सब कुछ किया गया था। वो भी बहुत ज्यादा, बहुत बुरी मात्रा में, यानी कि हीनियस तरीके से इसको मारा गया था। लेकिन क्यों मारा गया था, यही सवाल था और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस भी कोशिश करने लगती है। और साथ ही ये लड़की मिलती है 25 मार्च 2026 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास। जैसे पुलिस को लाश मिलती है, मोहल्ले वालों को ये बात खबर लग जाती है। मोहल्ले वालों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। फतेहाबाद रोड होता है, फतेहाबाद रोड पर करीब आधे घंटे तक जाम रहता है। पुलिस से कहासुनी शुरू हो जाती है। मोहल्ले के बहुत सारे लोग होते हैं जब सड़कों पर निकल के आते हैं, एक ही बात की जिद लगाए हुए थे कि जितने जल्दी हो सके अपराधी को पकड़िए, गिरफ्तार करिए। यदि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम ये जाम नहीं खोलेंगे। आखिरकार पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उस एफआईआर को अब नामजद कर दिया जाता है, जिसमें सुनील का नाम लिखा जाता है, उसके पिता गरीबदास का नाम लिखा जाता है, माँ भगवान देई का नाम लिखा जाता है, मुन्ना और चंद्रभान का नाम लिखा जाता है। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस वाले समझाते हैं और समझाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। अब इस हिसाब से पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। पुलिस ने जहां तहां जगदबिशें दे रही थी। तभी पता चलता है कि जो जूता कारोबारी होता है उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये लोग तुम्हारी बेटी की हत्या क्यों करेंगे, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या नहीं है, जो भी छोटी से छोटी बात है वो हमें बताने की कोशिश करो। जूता कारोबारी कहता है कि साहब 2200 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मैंने अपना कमरा दे दिया था। ये भगवान देई और उसका जो पति होता है गरीब दास, वो यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। करीब करीब 6 महीने पहले जो उसका बेटा जिसका नाम सुनील होता है वो भी यहाँ रहने लगता है, लेकिन मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी थी। वो अक्सर शराब पीता था, शराब पीकर हंगामा करता था, गालियां दिया करता था। मैंने उसको कई बार डांटा भी, कहा कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहीं रह रहे थे। अब से करीब 11 दिन पुरानी बात है जब मैंने पैसे का तगादा किया कि 2 महीने से तुमने किराया भी नहीं दिया है और तुम यहाँ रह रहे हो। इसी बात पर कहासुनी हो जाता है और जो मेरा छोटा भाई होता है उस सुनील को एक के बाद एक दो थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने का तो मामला है, इसके अलावा और कोई हमारे बीच में ना कोई दुश्मनी है, ना कोई इससे ज़्यादा कोई कहासुनी हुई है। जैसे ही सुनील के बारे में ये बात कही जाती है,
अब सुनील के बारे में और भी पता चलता है, वो अक्सर ही शराब पीने का आदी होता है। शराब पीने की वजह से उसका पत्नी से झगड़ा भी रहता था, और एक दिन ऐसा भी आता था उसकी पत्नी जो टूंडला में रहती है, मायका उसका टूंडला में होता है, तो पत्नी भी नाराज होकर चली जाती है और वो वापस कभी लौटकर आती ही नहीं है। इसी बीच में पुलिस ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। इधर जो लड़की है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 26 मार्च 2026 को आ जाती है, और जब रिपोर्ट आती है तो उससे ये पता चलता है कि लड़की की केवल हत्या की गई है, उसके साथ रेप जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में और भी पड़ताल करना शुरू कर दिया। साथ ही 12 से ज्यादा टीम बनाई जाती हैं, और टीमों का सिर्फ एक ही काम था, किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर सुनील जहां भी कहीं मिलता है उसको गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने के लिए पूरे शहर में अलर्ट कर दिया जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी, और पुलिस को सूचना मिलती है 28 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास कि वो व्यक्ति जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो फिरोजाबाद की तरफ भागने की फिराक में है। जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इसी बीच में जो सुनील होता है वो जब अपने आप को घिरता हुआ देखता है, तो घिरता हुआ देखते ही पुलिस पर वो गोली चला देता है। और जैसे पुलिस पर गोली चलती है तो पुलिस के एक दरोगा होता है, उसको गोली लग जाती है, वो घायल हो जाता है। इसी बीच में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाना शुरू किया है तो दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, और एक गोली जाकर इसके सुनील के लग जाती है। और जैसे गोली सुनील के लगती है, सुनील गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तुरंत ही उसे अस्पताल लेके जाते हैं, और जब अस्पताल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसका जब इलाज करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद खबर फैल जाती है कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया है, मर गया है, ढेर हो गया है। जैसे ही सुनील के मरने की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैलने लगती है तो सभी तरह के लोग थे, तमाम तरह की अपनी इसमें प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि जिस बच्ची के साथ उसने इतना घिनौना कृत्य किया है, जिस बच्ची को इसने इतनी बुरी तरह दर्दनाक मौत दी है, उसको तो मरना तय ही था। क्योंकि अगर इस तरह का कानून होगा तो लोगों में डर बैठेगा, और डर बैठेगा तो बच्चियों के साथ कुछ भी करने से पहले, किसी के भी साथ कुछ करने से पहले हजारों बार सोचेंगे। इसलिए पुलिस ने सही काम किया है। पुलिस की एक तरफ खूब वाहवाही भी हो रही है, दूसरी तरफ उस बच्ची की को लेकर अफसोस भी जाहिर किया जा रहा था। और जब ये खबर उस बच्ची की माँ तक पहुंचती है तो उसकी माँ साफ साफ कह देती है, जब तक मैं उस मरे हुए इंसान को देख ना लूं तब तक मैं नहीं मानूंगी कि उसका एनकाउंटर हुआ है। आखिरकार पुलिस ने एक फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद उस बच्ची की माँ को दिखाया। जैसे ही उस बच्ची की माँ ने फोटो देखा तब जाकर उसको तसल्ली हो जाती है, तो वो समझ जाती है कि हाँ, अब जो अपराधी है, आरोपी है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। कौन इसमें कितना दोषी है उसके पुलिस की चार्जशीट के बाद ये तय हो सकेगा, और आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाएगी, और आरोपी जो होंगे बचे हुए उनको सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी आया है कि जो उस लड़के की माँ थी, उस लड़के की माँ ने उस जगह की साफ सफाई की थी, उसमें भी उसका रोल बताया जाता है या नहीं है, वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों, जाते जाते बाड़मेर के रहने वाले हैं कंचन दहिया, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पारस सोलंकी जो सूरत से हैं, जय सिंह हरियाणा से, तारा बहादुर दुबई से, बिहार से कुणाल सिंह राजपूत, नरेश राठी, प्रदीप चौधरी संत कबीर नगर से, मोहम्मद अकरम बलरामपुर से, प्रमोद कुमार हसनपुर से, मोहम्मद जुनैद, भोला चौधरी आगरा से, शाहिद अनवर, विशाल गौतम, चंदन कुमार, मनदीप सिंह रामपुर से, छोटू पासवान बिहार से, राजीव यादव लखनऊ से, कार्तिक राठौर पुणे से, दिल्ली से आदेश नागर, छपरा से सगीर आलम, संतोष कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।